people, I believe you are doing great, and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. History holds evidence to the fact that rise or fall of nations is inextricably linked with the ideals they practice and preach. Indeed, popular conducts in a society provide for political and cultural progress if they are in conformity with widely held aspirations. For instance, tradition of social and gender equality, reverence to the rule of law, across-the-board accountability, tolerance, and progressive ideals, and democratic culture are some of the forces that help a country rise to the mark of eminence. Against this backdrop, the rise of most of the modernized or developed nations can be attributed to their democratic ideals. In the markedly contrast, developing and most of the underdeveloped societies in the global south are mired in a dilapidated state of affairs, due in part to presence of a non-democratic and hybrid nature of polity. And Pakistan surely is not an exception in this pattern. The country, since its inception, witnessed course of constitutional arrangements, practiced different models of government, and episodic intrusion of non-democratic forces into its political realm. Notwithstanding its experimental and uncertain political history, Pakistan is yet to draw lessons from better past and evolve as a democratic nation. Against this reality, our today's sitting is about hopes and hurdles for Pakistan's democracy. In today's sitting, we will discover as to what are the prospects available for Pakistan democracy to evolve as a system, as a culture, then as a system. Followed by hopes, we will talk about challenges being confronted by democracy in Pakistan. Democracy एक ऐसी political philosophy और type of government का नाम है जिसमें एक गवर्नमेंट और गवर्नर्स इंडिविजुअल्स और उनके वेलफेयर को प्रायोरिटाइज करते हैं। ये एक ऐसी पॉलिटिकल अरेंजमेंट है जो कि रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशनल सुप्रीमेसी, एक ऐसा सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस को प्रेफर करती है टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पावर अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन को डिटर किया जाता है। मोर स्पेसिफिकली, डेमोक्रेसी एक ऐसे कल्चर का नाम है जो कि वर्क करता है टुवर्ड्स इक्वालिटी, representative form of government और equally or evenly provision of opportunities को इंश्योर कराता है। उस सिस्टम और उस कल्चर को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। जो आज का टॉपिक अंडर डिस्कशन है, जैसे हमने अपने प्रियम्बल में बात किया कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की करंट सिचुएशन, क्या होप्स हैं फॉर डेमोक्रेसी टू गेट कंसोलिडेटेड एज अ फॉर्म ऑफ कल्चर, और वो कौन से चैलेंजेस हैं जो कि कन्फ्रंट कर रही है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी। इन्हीं एरियाज को हम आज के डिस्कशन में देखेंगे। अच्छा, जैसे ऑलवेज हम करते हैं, इंट्रोडक्शन से अपना ये टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ पे एक हमने स्टेटमेंट मेंशन किया है कि फेडरलिज्म एज अ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क डजंट वर्क वेल इन द एब्सेंस ऑफ फंक्शनल डेमोक्रेसी। ये फ्रैंकिस फुकुयामा अपनी एक बुक में लिखते हैं कि हर वो कंट्री जो कि पॉलीग्लोट हो, जिसकी कंबाइनेशन ऑफ स्ट्रक्चर एक मल्टी एथनिक हो, तो उस नेशन और सोसाइटी में जो फेडरलिज्म है एज अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अरेंजमेंट और एज अ टाइप ऑफ एज अ मैकेनिज्म टू गवर्न अ कंट्री, वो फंक्शनल तब होगा या प्रॉपरली वर्क तब करेगा। या फेडरलिज्म का जो प्रिंसिपल है, जब उस कंट्री में जो डेमोक्रेसी होगी वो फंक्शनल होगी, उसकी नेचर रिप्रेजेंटेटिव होगी और सोशल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी, तो ही उस कंट्री में फेडरलिज्म जो है वो प्रॉपरली फंक्शनल होगा। अच्छा, अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल करंट पाकिस्तानी पॉलिटिकल जो रेल में जो टर्मोइल है और जो क्योस लास्ट 3 to 4 days देखने को मिला, उसके बाद मतलब ये हमें बात समझ आती है कि इवन आफ्टर द पैसेज ऑफ ऑलमोस्ट 74 years पाकिस्तान इज येट टू इवॉल्व एज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। इस पूरी सिचुएशन और इस पूरी एपिसोड से हमें ये समझ आ गया कि पाकिस्तान को एज अ डेमोक्रेटिक स्टेट राइज करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगना है। हमें यह भी समझ आ गया कि यहाँ जो पॉलिटी है या हमारे पास जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे है, उनकी जो मैच्योरिटी लेवल है, उनमें जो पॉलिटिकल जो सेविनेस है या उनमें जो पॉलिटिकल लिटरेसी है वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने सेल्फ और पर्सनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज किया टू द डेट्रीमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट।
फिर हमने ये भी देखा कि जो अपोजिशन है या जिनको हम फॉर द टाइम बिंग कहेंगे, जो सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसीज हैं पॉलिटिकल रेल्म में पाकिस्तान में, उन्होंने पावर एक्वायर करने के लिए न सिर्फ एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रजीम को डिथ्रोन किया बल्कि नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को इन्वाइट किया टू इंट्रूड इनटू पाकिस्तान डेमोक्रेटिक रेल्म। ठीक, फर्दर हम ये भी देखा हमने कि जो हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी मेजोरिटी के थ्रू फॉरेन पावर्स को पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान में जो एक उसको हम जो कहते हैं एब्सोल्यूट जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी है, पाकिस्तान की जो बीइंग अ स्टेट जो इंटेग्रिटी है, उसको भी ब्रीच किया यहाँ की इमेच्योर पॉलिटिकल पार्टीज ने बाय इन्वाइटिंग सर्टेन एक्सटर्नल पावर्स टू इंट्रूड इनटू पाकिस्तान पॉलिटिकल एरिना. So, keeping in view the last 2 or 3 days episode in Pakistan's political realm in view, today's discussion will cover challenges Pakistan's democracy in confronting. साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी एज ए कल्चर यहाँ पे इवॉल्व करने की पोजीशन में है या नहीं. चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं क्या होप्स हैं अवेलेबल पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए टू इवॉल्व आर टू बिकम फोर्टिफाइड पॉलिटिकल सिस्टम. सबसे पहला जो यहाँ पे हमने पॉइंट मेंशन किया है इस होप्स अवेलेबल की हेडिंग में लिखा है जेंडर इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन. अब जैसे कि हमें ये पता है कि जैसे पाकिस्तान में एक मैस मीडिया का रोल इसको कंसिडर कर लें या जो हमारे पास मैसेज हैं उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है. ठीक, हमारे लोगों को यह समझ आ गई है कि पाकिस्तान एक ऐसी नेशन है, एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें मोर देन 50% जो कंबाइनेशन है सोसाइटी की उनमें फीमेल्स हैं, यानी 50% पॉपुलेशन बेस करती है फीमेल्स पे. तो पाकिस्तान एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री या एक सस्टेनेबल पाकिस्तान इकोनॉमी राइज पाकिस्तान नहीं कर सकता जब तक कि यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी हो और उनकी ग्रेटर पार्टिसिपेशन हो. तो एक अच्छा ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमारी जो जेंडर है उसमें एक इक्वालिटी का जो बैलेंस नज़र आता है, वो उससे भी हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि यस इट्स अ गुड ओमन फॉर पाकिस्तान डेमोक्रेसी. तो पहला जो हमारे पास होप है पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेशन और डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन के लिए वो राइज इन जेंडर इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन है. आगे अगर चलें, पॉइंट 2 में हमने लिखा है डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव. पीटीआई की गवर्नमेंट ने अपनी थ्रू आउट जो 3.5 ईयर्स आई गेस 3 ईयर्स में जो अच्छा काम जो किया, पाकिस्तान में जो गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर था अदरवाइज जो डिसफंक्शनल था या पैरालाइज था, जो ट्रेडिशनल फॉर्म और मोड ऑफ गवर्नेंस था, उसको एक डिजिटल जो है ना वो एक आउटलुक प्रोवाइड करने की कोशिश की अंडर द टाइटल ऑफ डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव. अब यहाँ पे डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव का क्या कनेक्शन है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के साथ? हमें ये पता है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसमें अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी, जिसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, जिसमें पावर अब्यूज को कर्टेल किया जाएगा. ठीक, और जिसमें जो हमारे पास ऑफिशियलडम है उनको इक्वली अकाउंटेबल रखा जाएगा. ठीक, तो डिजिटलाइजेशन के थ्रू जैसे नथन गार्डल अपनी एक बुक में लिखते हैं डिजिटल गवर्नेंस इन 21st सेंचुरी, उसका कहना यह है कि इस राइटर का कहना यह है कि 21st सेंचुरी में नेशंस का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है या उनमें जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स है वो प्रॉपरली फंक्शनल या अच्छा या इम्प्रूव नहीं हो सकता जब तक वो अपने गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को डिजिटाइज नहीं करते. सो पाकिस्तान में जो अगर हमारे पास जो इंस्टीट्यूशंस हैं या इनको अगर फॉर द टाइम बिंग कह लें इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिस्ट्रेंट हैं, अगर उनको डिजिटाइज करें तो उनको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनमें उनको पोलिटिसाइज नहीं कर सकती. पोलिटिसाइज इन अ सेंस कि उन इंस्टीट्यूशंस को अपने पर्सनल इंटरेस्ट या जिनको हम कहते हैं अपने लव्स एंड फिशेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, बी इट रूलिंग पार्टी या ओपोजिशन. सो डिजिटाइजेशन हमारे पास एक ऐसा ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला लास्ट 3 ईयर्स में जिससे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए जो है ना वो एक उसके बारे में हम एक ऑप्टिमिस्टिक जो इमेज है वो जनरेट कर सकते हैं कि यस इफ डिजिटाइजिंग पाकिस्तान इंस्टीट्यूशंस देन डेमोक्रेसी में फ्लरिश एज अ कल्चर इन पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ एज अ सिस्टम. तो एक हमारे पास एक होप जो है ना वो डेमोक्रेसी के लिए वो डिजिटल पाकिस्तान का इनिशिएटिव जो है वो प्रोवाइड करता है. पॉइंट 3 की तरफ चले आते हैं, वाइब्रेंट रोल ऑफ मैस मीडिया. अब यही बात जो आजकल पाकिस्तान की पॉलिटिकल चैप्टर में जो एक टर्मोइल है उसमें हम देखते हैं कि जो मैस मीडिया है चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो और सोशल मीडिया हो, सोशल मीडिया का जो रोल है किसी भी पॉलिटी में वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल होता है. ठीक, सोशल मीडिया जो है ना वो सोशल मीडिया नहीं बल्कि मैस मीडिया जो है वो किसी पॉलिटी की जो नेचर है उसको एमिलियोरेट और डिटीरियोरेट करने में बड़ा रोल प्ले करती है मीडिया. ठीक, तो पाकिस्तान में मीडिया का जो एक ट्रेडिशनल एक रोल हुआ करता था कि सेंसेशनलिज्म बेशक अभी भी है लेकिन
मैसेज को गाइड करने में, मैसेज में पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करने में, राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंस क्रिएट करने में जो रोल मीडिया ने रिसेंटली प्ले किया है इन रिसेंट ईयर्स, वो बड़ा एग्जाम्पलरी है एंड एक जो है ना वो एक अच्छा ओमन है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ठीक, तो ये हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे मैस मीडिया का जो एक इंक्रीजिंगली जो हमारे पास एक इफेक्टिव और जो पॉजिटिव रोल है, पॉजिटिव इन अ सेंस कि मतलब इन्होंने और कुछ नहीं तो कम से कम एज अ वॉच डॉग जो है ना वो गवर्नमेंट को गाइड किया कि कहाँ कहाँ अटेंशन चाहिए, किन एरियाज में गवर्नमेंट को हीट पे करना है, एंड आवाम का क्या रोल है, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजनरी। इन सबको एजुकेट करने में मैस मीडिया ने बड़ा ही क्रिटिकल रोल प्ले किया है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी बात है। आगे पॉइंट 4, इंक्रीजिंग पावर डिसेंट्रलाइजेशन। 2010 के बाद जब 18 अमेंडमेंट अप्रूव हुआ पाकिस्तान में, तो उसके बाद जो है ना वो जो पावर थी जो कि पहले इंट्रेंच थी या इन कंसंट्रेटेड थी इन सर्टेन हैंड्स, अब पावर डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस जो है ना वो 2010 ऑनवर्ड्स चला। ठीक, ये अलग बात है कि यहाँ पे हमारे पास जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो फिलहाल इतनी एम्पावर्ड नहीं हैं या इतनी इफेक्टिव नहीं हैं कि वो उसको एक्सरसाइज करें या उसके थ्रू, या पावर डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस इस टाइम उस लेवल पर नहीं है कि उसकी वजह से या उसकी डिवोल्यूशन की वजह से पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल पर हम एक इफेक्ट हम विटनेस करें, जिसको हम कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ पावर डिवोल्यूशन। ठीक, तो ये है कि 18 अमेंडमेंट के बाद जो है ना एक पॉजिटिव हमारे पास एक ट्रेजेक्टरी नज़र आ रही है कि पाकिस्तान में जो पावर थी जो कि पहले सेंट्रलाइज थी वो डिसेंट्रलाइज हुई, और पावर डिसेंट्रलाइज जो है ना वो डेमोक्रेसी के लिए ऐसे है जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन। ठीक, पॉइंट 5 की तरफ चले जाते हैं, ग्रोइंग पॉलिटिकल सेविनेस। जैसे आज रात थ्रू आउट दिस नाइट आवाम जो है ना वो रोड पर है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन फेवर ऑफ जो पीटीआई गवर्नमेंट को साइड लाइन, जो प्राइम मिनिस्टर को साइड लाइन किया उसके फेवर में पूरी जो पाकिस्तान की नेशन है वो ऑन रोड से टू सपोर्ट दिस रिजीम और दिस गवर्नमेंट। तो पाकिस्तान में जो लोग थे जो, तो अगर हम देख लें लास्ट, अगर आज से 5 साल पहले चले जाएं तो हमें, या पाकिस्तान में जो पॉपुलस और सिटीजनरी है उनको अपने पॉलिटिकल क्या राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, इस बारे में उनको नहीं पता था। जैसे कि पास गवर्नमेंट 1990s एंड इस इरा में अगर देख लें तो आवाम की मतलब पॉलिटिकल सेविनेस ना होने की वजह से, उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस ना होने की वजह से जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी उनको साइड लाइन किया गया, उनको जो है ना वो हटा दिया गया, जस्ट इस वजह से कि जो हमारे पास पॉपुलेशन है या पाकिस्तान में जो मैसेज है उनको पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं थी, उनको नहीं पता था कि इन केस ऑफ सच मिसहैप्स उनका क्या रोल होना चाहिए और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी गवर्नमेंट को और स्टेट ऑफ पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को ब्रेक होने से बचाने के लिए उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये एक अच्छी बात नज़र आती है या ट्रेंड नज़र आता है कि लोगों में पॉलिटिकल सेविनेस और उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है ना वो इंक्रीज कर रही है। सही, आगे नेक्स्ट पॉइंट 6 अगर देख लें, अ नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी। अब हमें यह पता है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री लाइक अदर डेवलपिंग नेशंस, पाकिस्तान और अदर डेवलपिंग नेशंस एक एडवेंचरस फॉरेन पॉलिसी को अफोर्ड नहीं कर सकते अगर दीज कंट्रीज जो है ना वो ये जो कंट्रीज हैं अगर डेमोक्रेटिकली इन या अपने ऐसे इनको कह लेते हैं कि अगर ये कंट्रीज ट्रू मीनिंग्स में डेमोक्रेटिक होना चाहती हैं, डेमोक्रेसी को यहाँ पे कंसोलिडेट करवाना चाहते हैं, तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो फ्रेंडली होगी, वो बेस करेगी पीस पे, इकोनॉमी पे बेस करेगी। इसी वजह से हमारे पास जो करंट और अदरवाइज जो प्रीवियस, इसको हम कहेंगे फॉर्मर जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उसने फॉरेन पॉलिसी को एक ऐसी ओरिएंटेशन प्रोवाइड की जिसको हम कहते हैं जियो इकोनॉमिक्स इंस्टेड ऑफ जियो पॉलिटिक्स। यानी कि हमने बाकी जो मेजर पार्ट्स थे या हैं उनको ये बताया कि या उनको ये रियलाइज़ कराने की कोशिश की कि चूँकि पाकिस्तान जैसे कंट्री जो कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो राइज कर रही है, ठीक, पाकिस्तान में सोशल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, हमारी इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं है, तो वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू further extend our services as client states. Instead the country will work towards becoming economic and trade hub. फिर साथ ही साथ हमने ये जो मेजर पार्ट्स हैं उनको ये बताया कि हमारे जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है उसको हम मज़ीद एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करने की पोजीशन में नहीं हैं। सो पाकिस्तान जो है वो अपनी एक्सटर्नल ओरिएंटेशन और एक्सटर्नल आउटलुक के थ्रू कंट्रीज़ के साथ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और ट्रेड एस्पेक्ट से या ट्रेड जो है ना वो टर्म्स में इंगेज करेगा कंट्रीज़ को। तो ये एक अच्छी बात है, एक हमारे पास एक होप है फॉर पाकिस्तान डेमोक्रेसी टू इवॉल्व एज अ कल्चर।
अगर आगे चले जाते हैं, अब देखते हैं कि क्या इश्यूज हैं या चैलेंजेस क्या हैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए। तो आप लोगों को ये सारा पता है कि बार बार काफ़ी सारे लेक्चर्स में हम ये बातें करते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटी की नेचर मिच्योर है, पॉलिटिकल डिसऑर्डर यहाँ पे है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं कर पा रही। तो पॉइंट 1 में हमने लिखा है कि कंपैरेटिव एंड डायनेस्टिक नेचर ऑफ पॉलिटिक्स आर पॉलिटी। आजकल जो चल रहा है उससे अब आप लोगों को पता चल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक जो कंबैट है, ठीक, उनके बीच में जो एक बैटल है, जिसको हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा पोलराइज पॉलिटिक्स में, कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडरशिप अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो है ना वो पूरी आवाम को पोलराइज और डिवाइड कर रहे हैं अलॉन्ग डाइवर्स लाइंस टू द डेट्रीमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल इंटेग्रिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। ठीक, ये एक चैलेंज है जो कि हमें आजकल मतलब ये लास्ट 3 or 4 डेज से नज़र आता है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिक की जो कंपैरेटिव डायनेस्टिक जो हमारे पास बेगर राइवल नेचर की जो पॉलिटी है या जो हमारे पास कंडक्ट्स हैं पॉलिटिकल लीडरशिप के, तो वो भी एक चैलेंज है फॉर डेमोक्रेसी। ठीक, आगे चले जाते हैं। पॉइंट 2, क्रोनिक मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। सैमुअल पी हंटिंगटन अपनी बुक पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके इन मॉडर्न सोसाइटीज में लिखते हैं कि कोई भी पॉलिटी जो है ना वो ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती जब तक उसकी इकोनॉमी एक नॉन लीनियर पाथ में ग्रो ना करे। सही, जब तक वहाँ के इंस्टीट्यूशंस को सुप्रीमेसी हासिल ना हो और वहाँ अगर अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो वो पॉलिटी डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती। तो पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से जो है ना हमारे पास एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में एक बैटल तो है ही साथ जो हमारे पास एक ट्रस्ट का जो लेवल है बिटवीन द गवर्नड एंड गवर्नर्स, वो भी काफ़ी टाइम से जो ना वो नैरो डाउन हो रहा है या उसकी जो फ्रेजिलिटी है उसकी इंटेंसिटी में इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अब जब यहाँ पे इकोनॉमी सही फ्लरिश नहीं होगी तो कैसे जो पॉपुलर सपोर्ट है जो कि अवाम प्रोवाइड करती है अपने लीडर्स को, तो वो सपोर्ट अवेलेबल नहीं होगी एट द डिस्पोजल ऑफ लीडरशिप। जब अवाम एंड गवर्नमेंट के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट होगा, ठीक है, अब जब अवाम सस्पिशियस हो गया अबाउट देयर गवर्नेंस, तो उस केस में उस कंट्री में जो हमारे पास अवाम का जो रोल है वो प्ले नहीं होगा सही से। ठीक है, अवाम की जो एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम देयर लीडर्स वो मीट नहीं होंगे तो अवाम अपनी कंट्री की जो डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक, जब सपोर्ट नहीं करेंगे तो वहाँ पे अवाम मतलब ऐसे समझ लें कि अवाम जब अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते तो उस केस में जो गवर्नमेंट का जो फंक्शन होता है या प्राइमरी जो रेजन डेट्रा है किसी भी गवर्नमेंट का, वो ये है कि अपनी अवाम के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करें ताकि उनसे जो सपोर्ट है उसको डिराइव करें, तभी जाके डेमोक्रेटिक जो इवोल्यूशन है वो इनिशिएट होती है। एक ये चैलेंज है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी नहीं है। पॉइंट 3 देखते हैं। इंस्टीट्यूशनल पोलिटिसाइजेशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है कि हर गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशंस को पोलराइज किया, ठीक, इंस्टीट्यूशनल को पर्सनलाइज किया या अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इंस्टीट्यूशंस को डिप्लॉय किया। हर पॉलिटिकल पार्टी ने जो कि एक बार रूलिंग पार्टी बनने के बाद हर पॉलिटिकल पार्टी ने पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस है स्टेट इंस्टीट्यूशंस जिनका बेसिक पर्पस जो है ना अवाम के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उनको अपने पर्पसेस के लिए यूटिलाइज़ किया, जो कि एक चैलेंज है फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब जब स्टेट मशीनरी अवाम सेंट्रिक नहीं होगी तो उस केस में जो हमारी पॉपुलेशन है या जो सिटीजन्स हैं उनका जो ट्रस्ट है, ठीक है, और उनकी जो रिलायंस है ऑन स्टेट मशीनरी ऑर्गन्स वो कम होगी। ठीक, उसकी वजह से एक हमारी सोसाइटी में एक लॉलेसनेस जैसी सिचुएशन जो है ना वो जनरेट होगी और अवाम अपने नीड्स को मीट करने के लिए अल्टरनेटिव वेज को सर्च करना शुरू करेंगे, जिससे डेमोक्रेसी का जो प्रोग्रेशन का जो प्रोसेस है वो हॉल्ट होता है। आगे चले जाते हैं। पॉइंट 4, फ्यूडलिज्म, क्रोनिज्म एंड नेपोटिज्म सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जो फ्यूडलिस्ट हैं या फ्यूडल्स हैं, एग्रीकल्चरल फ्यूडलिस्ट हैं या बिजनेस हमारे पास जो रॉबर बैरन्स, ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये पता है कि पॉलिटिक्स में जो पैट्रनेज का कल्चर है, ठीक है, या उसको हम कहते हैं गिव एंड टेक का एक कल्चर पाकिस्तान में पाया जाता है पॉलिटिक्स में। ये कुछ हमारे पास ऐसे बैरियर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है ना वो उसकी प्रोग्रेशन को इंटायरली जो है ना वो मतलब नॉन एग्जिस्टेंट किया है। यहाँ पे डेमोक्रेसी ने रूट्स इस वजह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ने रूट्स जो है ना वो गेन नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास एक कल्चर है पैट्रनेज क्लाइंट या उसको हम कहते हैं क्लाइंटलिज्म का जो एक यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, उसने डेमोक्रेसी के फ्लो और डेमोक्रेसी की ग्रोथ को इंटायरली जो है ना वो रोक कर रखा हुआ है। एक इशू ये है। पॉइंट 5 देख लेते हैं। एसिमेट्रिकल नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एंड पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी।
रिसेंटली कल जो हुआ, कल रात 12 AM के बाद जो हुआ, या इस करंट सिनेरियो में जो प्रेजेंटली जो हमारे पास एक इवॉल्विंग सिचुएशन है पॉलिटिकल रेल्म में, उसमें जो मिलिट्री का जो रोल है वो सामने आप लोगों के सामने है। यहाँ पे एक चीज़ को हमने क्लियर करना है, मिलिट्री आर जिनको हम कहते हैं नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, वो पॉलिटिकल रेल्म आर एरिना में तब इंट्रूड करते हैं जब उस नेशन की या उस सोसाइटी की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इमेच्योरिटी शो करें, ठीक है, वो पॉलिटिक्स की वजह से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जहां पे उस कंट्री की नेशनल सॉवरेनिटी जो है ना वो अंडर थ्रेट हो, तो उस केस में मिलिट्री इंट्रूड करती है इनटू पॉलिटिकल अरीना। तो पाकिस्तान में जो सिनेरियो आजकल डेवलप हो रहा है उसमें पहले पॉलिटिकल पार्टीज का बड़ा नेगेटिव रोल है, जिसकी वजह से जो मिलिट्री है, जिनको हम कहते हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उसने इंटरवीन किया इन ऑर्डर टू रिस्टोर कंट्रीज इंटरनल स्टेबिलिटी, ठीक। तो एक इशू ये है कि जो हमारे पास पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एसिमेट्रिकल है, या जैसे हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि जो मिलिट्री है पाकिस्तान की जो मिलिट्री है इज द फाइनल आर्बिटर, यानी कि डिसाइसिव जो फाइनल जो हमारे पास डिसीजन होता है किसी भी मामले में वो मिलिट्री लेती है उस डिसीजन को। इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकली जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पार्लियामेंट में वो इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं है व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो एक ये इशू है डेमोक्रेसी के लिए पाकिस्तान में कि यहाँ पे जो इलेक्टेड जो सिविल हमारे पास लीडरशिप है वो पावरफुल नहीं है, बल्कि वो डिक्टेशन लेती है फ्रॉम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, सही, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी की जो प्रोग्रेशन है वो स्टिंटित हो जाती है। आगे चले जाते हैं पॉइंट 7, एग्रेसिव नेबर्स। अब यहाँ पे एग्रेसिव नेबर्स से मतलब हमारा स्पेशली इंडिया की बात है और अफगानिस्तान की बात है। आयशा जलाल अपने 2-3 बुक्स में ये बात करती रही है कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन और प्रोग्रेशन का जो प्रोसेस है वो अदरवाइज एक्सपीडाइट करता या डेमोक्रेसी यहाँ पे फ्लरिश करती अगर इंडिया और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के इनिशियल फेसेस में जो रोल प्ले किया पाकिस्तान के साथ, या एग्रेशन जो शो किया, और बाद में भी अगर वो एग्रेशन शो न पाकिस्तान के साथ करते तो पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है वो फ्लरिश करती। पाकिस्तान जो है ना वो कभी भी एक सिक्योरिटी स्टेट ना होती, पाकिस्तान कभी भी गैरिजन स्टेट ना बनती अगर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ एक एग्रेशन, वो जो एग्रेशन टाइम एंड अगेन शो करता रहा है, वो अगर इंडिया ने शो नहीं किया होता तो पाकिस्तान आज एक वेलफेयर स्टेट होती, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना वो कुछ ऐसे इश्यूज है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए जिनकी वजह से यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो फ्लरिश नहीं कर पाती या उसकी कंसोलिडेशन नहीं होती। लास्ट पॉइंट अगर देख लें, माउंटिंग इंटॉलरेंस, एक्सट्रीमिज्म एंड सोशल अनरेस्ट। अब जैसे हमने ऊपर बात की कि यहाँ पे जो पॉलिटी है वो अनस्टेबल है, इकोनॉमी हमारी उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो जो टारगेटेड ग्रोथ है वो नहीं है, ठीक। अब जब पॉलिटिकल यहाँ पे केओस होगा, यहाँ की इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं होगी, यहाँ जो गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इंटायरली डिसफंक्शनल एंड पैरालाइज होगा, तो उस सब से हमारी जो पॉपुलेशन है या सिटीजनरी की जो एक्सपेक्टेशंस है वो बीट नहीं होंगी। अब जब ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी तो यहाँ पे जो मिडिल क्लास है या जो जैसे हम कहते हैं यूथ बल्ज है, यानी 60% जो 15 और 30 के बीच में है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगी। इस सब से क्या होगा, अवाम में एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड मार्जिनलाइजेशन का एक सेंस जनरेट होगा, जिसकी वजह से उनके माइंड में एंटी स्टेट जो है ना वो फीलिंग्स होंगी, या वो अल्टरनेटिव मीन्स को डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे जहां पे वो अपने लिए लाइवलीहुड सोर्सेज को सिक्योर कर सकें। जैसे हम कहते हैं कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना नैरेटिव सेल इस वजह से आउट करने में मतलब कामयाब है क्योंकि हमारी जो यूथ है वो जॉबलेसनेस का शिकार है, ठीक है। क्योंकि हमें यह पता है कि जब किसी सोसाइटी में जो यूथ है या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे तो पावर्टी रेट ऑटोमेटिकली हाइक कर जाती है। तो पावर्टी के बारे में हमें यह पता है कि पावर्टी इज़ द मदर ऑफ ऑल इवल्स। तो ये हमारे पास कुछ इश्यूज थे जो कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी कन्फ्रंट कर रही है। पॉइंट अगर 4 की तरफ चले जाए तो यहाँ पे हमने कहा है रिकमेंडेशंस। जाहिर बात है अब एक इशू को हमने ट्रेस किया तो हमें यह पता होना चाहिए कि कैसे उसको इराडिकेट करें या कैसे उसको एड्रेस करें। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फ्लरिश तब तक नहीं कर सकती जब तक यहाँ पे पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं होती या जो लीडरशिप है वो पॉलिटिकली मैच्योर नहीं होते, तब तक पाकिस्तान में पॉलिटी की जो नेचर है वो डेमोक्रेटिक नहीं होती। यहाँ 2 चीज़ों को हमने समझना है, एक डेमोक्रेसी है जिसको हम कहते हैं इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, दूसरी जो रिक्वायर्ड है या जो कोविडेड डेमोक्रेसी पाकिस्तान के लिए कोविडेड है वो है सोशल और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से मतलब यह है कि एक ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सिर्फ यही कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से टाइमली इलेक्शंस हों, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना वो ट्रांसफ़र हो पार,
उसको हम कहते हैं इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। जबकि जो कोविड हमारे केस में जो रिक्वायर्ड डेमोक्रेसी है वो है रिप्रेजेंटेटिव और सोशल। एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें चाहिए जो कि आवाम के वेलफेयर के लिए काम करे, ठीक है, जो अबव द रूल ऑफ लॉ ना हो, जिसमें अकाउंटेबिलिटी का कल्चर हो, ठीक है, जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान और नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करे, न कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को। तो सबसे पहला जो काम या सबसे पहली जो चीज़ हमें चाहिए वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड मैच्योरिटी। दूसरी बात अगर देख लें, कोई भी कंट्री तब तक डेमोक्रेसी नहीं उसमें अटेन कर सकती, डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती जब तक उसकी इकॉनमी सस्टेनेबल ना हो। तो पाकिस्तान जो है ना वो जब तक इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एक्वायर नहीं करता तब तक बाहर से मेजर पार्स या जो हमारे पास पार्स हैं एक्सटर्नल पार्स, उनसे डिक्टेशन पाकिस्तान तब तक लेता रहेगा जब तक पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो सस्टेनेबल नहीं होती, ठीक है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तब तक इफेक्टिव नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान की इकॉनमी वेल फंक्शनल नहीं होती। तो ये दो चीज़ें। उसके बाद अगर देख लें कैसे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेशन को यहाँ पे उसको कैसे जो है ना वो बोल्स्टर कैसे किया जाए। तो पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जब तक उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होती, जब उनका जो असल जो पर्पस है वो अवाम की वेलफेयर को सर्व करना ना हो, तब तक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं कर सकती। उसके बाद मीडिया का रोल, मीडिया बेशक रोल अपना एक विजिलेंट रोल मीडिया प्ले कर रहा है, लेकिन मीडिया में जो एक एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं, या मीडिया का जो हमारे पास मोस्टली जो रोल मीडिया प्ले करता है उसको हम कहते हैं येलो जर्नलिज्म। मीडिया का जो रोल है वो सेंसेशनलिज्म या हाइप क्रिएट करने का जो मीडिया का जो एक कंडक्ट है वो मीडिया को नहीं करना चाहिए, बल्कि बीइंग फोर्स ऑर्गन ऑफ स्टेट मीडिया को एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना चाहिए जहां पे वो रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट में जो फ्लॉस हैं या जो हमारे पास नेगेटिव प्रैक्टिस हैं उनको हाईलाइट करे मीडिया, ताकि उनको रिमूव किया जाए और जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फंक्शनल बनाया जाए या स्टेट को वेल रिस्पॉन्सिव बनाया जाए टुवर्ड्स सर्विंग पॉपुलर एस्पिरेशंस। आगे चले जाएं, क्योंकि हमने पहले बात की पाकिस्तान में 50% प्लस जो है ना हमारी पॉपुलेशन वो है जो कि फीमेल्स हैं। अब जब तक हम जेंडर इक्वालिटी को यहाँ पे इंश्योर नहीं कराते तब तक पाकिस्तान की इकॉनमी वेल फंक्शनल नहीं होगी। अगर इकॉनमी वेल फंक्शनल नहीं होगी तो कैसे पॉलिटिकल ऑर्डर कैसे यहाँ पे प्रिवेल करेगा। जैसे हमने शुरू में एक रेफरेंस में कहा था, सैमुअल पी हंटिंगटन कहते हैं कि अगर कोई नेशन अगर डेमोक्रेटिक ट्रूली मीनिंग्स में होना चाहती है कोई नेशन, तो उसको पहले ये चाहिए कि वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर करे। जेंडर इक्वालिटी के थ्रू मतलब उसको हम ऐसे कहते हैं लेबर फोर्स को प्रॉपरली मोबिलाइज एंड चैनलाइज करने की जरूरत है उस नेशन को, उसकी वजह से, यानी प्रॉपर मोबिलाइजेशन एंड चैनलाइजेशन की वजह से उस इकोनॉमी उस नेशन और सोसाइटी की जो इकोनॉमी है वो उसकी ग्रोथ होना शुरू होगी, उसकी अच्छी या जिसको हम कहते हैं नॉन लीनियर मैनर में उसकी ग्रोथ होगी। जब इकोनॉमी सही मीनिंग में, ट्रू मीनिंग में उसकी जो है ना वो सस्टेनेबल ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल जो हमारे पास एक रेल में जो एक डिसऑर्डर है वो खत्म होगा और वहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर जनरेट होना शुरू होगा। ये हमारे पास कुछ रिकमेंडेशंस हैं या पॉलिसी मेयर्स हैं जिनके थ्रू पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस का जो हमारे पास एक कंसेप्ट है, या अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फ्लरिश करे एज ए कल्चर, तो इन मेयर्स को अगर एडॉप्ट यहाँ पे किया गया तो तब ही पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फ्लरिश कर सकती है। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.